साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनोद यादव द टेक्निकल टीचर पर। साथियों, जिस विषय पर आज हम बात करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं वह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण व गंभीर है। गंभीर मैंने इस विषय को इसलिए कहा क्योंकि इसी पर ही हमारे देश सबसे पहले वर्तमान में हमारे विद्यालय की, हमारे विकासखंड की, हमारे जनपद की, हमारे प्रदेश की और हमारे देश की शिक्षण प्रक्रिया संचालित की जा रही है। अतः आप समझ ही गए होंगे कि वह विषय कौन सा है। वह विषय है निपुण भारत। निपुण भारत का का उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान छात्रों के अंदर विकसित करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए निपुण भारत की शुरुआत तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 5 जुलाई 2021 को की गई थी। निपुण भारत जैसे गंभीर व रोचक विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए हमारे गुरु के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले वर्तमान उत्तर प्रदेश विद्यालय निरीक्षक संघ खंड शिक्षा अधिकारी संघ के प्रदेश महामंत्री व खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय रायबरेली के रूप में अपनी सेवा दे रहे आदरणीय वीरेंद्र कुमार कनौजिया सर हैं, जो आपको निपुण भारत पर के जैसे महत्वपूर्ण विषय पर संपूर्ण जानकारी छात्र से लेकर शिक्षक, शिक्षक संकुल, समाज, सामाजिक परिवेश, एआरपी, खंड शिक्षा अधिकारी, एसआरजी, बीएसए के क्या कार्य हैं, क्या उनका उत्तरदायित्व है, इसके रूप में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे इस निपुण भारत जैसे महत्वपूर्ण विषय पर। सर के बारे में इतना और बता दें आपको कि जो भी हमारे बेसिक शिक्षा परिवार से जुड़ा है वह सर को जरूर किसी न किसी रूप से सर से पहले से परिचित होगा। ज्यादा समय न लेते हुए हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय सर वीरेंद्र कुमार कनौजिया जी को। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार श्री विनोद जी के YouTube चैनल टेक्निकल टीचर श्री विनोद यादव जी में, जिन्होंने आज मुझे निपुण भारत मिशन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा और जानकारी के लिए आपके साथ शेयर करने के लिए आमंत्रित किया। मैं इसी विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर जनपद रायबरेली में कार्यरत हूं और बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत से ही इस विषय को हमने बहुत ही गंभीरता से लिया। जैसा कि इन्होंने पहले ही बताया, विषय बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा। इस विषय को इस समय जो हमारी सरकार है और विभाग है उसे लागू करने के लिए और बच्चों तक इसके आउटपुट के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मिशन प्रेरणा के अगले फेज को निपुण भारत कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संबंध में निपुण भारत मिशन के जितने भी घटक हैं, किस प्रकार से उन घटकों के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएंगे और इसका जो उद्देश्य है, इसकी संकल्पना है, इसके जो विभिन्न घटक हैं उनकी क्या भूमिका होगी इस कार्यक्रम में, किस प्रकार से जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था को जो वैश्विक दृष्टिकोण में अपेक्षित होगी उसको किस रूप में प्राप्त किया जा सकेगा। क्योंकि कोई भी अभियान अपने एक निश्चित अवधि को लेकर के कार्य करता है। उसी क्रम में निपुण भारत मिशन की जो समय सीमा है वो भारत सरकार की ओर से 2026 और 27 तय की गई है। निश्चित तौर पर इस प्रयास के लिए ये समय सीमा बहुत हद तक उचित भी। तो साथियों 2026 और 27 की जो समय सीमा है उसमें निपुण भारत मिशन
जिसका कि पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अर्थात राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, इस मिशन का जो उद्देश्य है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान। विभिन्न अनुसंधानों से ये प्रकाश में आया कि प्राथमिक स्तर तक के बच्चों का जो मानसिक कौशल और उनका संख्यात्मक ज्ञान है, उनकी भाषाई दक्षता है, वो उनकी उम्र के अनुसार पूरी तरीके से प्रकट नहीं हो रही। इस पर जो शिक्षाविद हैं और जो इस नई शिक्षा में मुख्य इसके विभिन्न कर्ता धर्ता हैं, उनके द्वारा ये तय किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चला करके पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुख्य रूप से 3 साल से 9 वर्ष तक की एज ग्रुप के, उनकी समझ और उनका जो संख्यात्मक ज्ञान के साथ साथ पढ़ने में प्रवीणता है, उसको किस प्रकार से हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के विभिन्न प्रकार की जो रिसर्चेज हैं वो हुई और उनको क्रियान्वित करने के लिए जो उनके घटक हैं उन पर हम लोगों ने आगे विभिन्न जो उसके मटेरियल्स हैं उसको तैयार किया गया, ताकि हम लोग बहुत आसानी से इन बच्चों को इस मिशन के जो लक्ष्य हैं एक क्रमबद्ध तरीके से वहां तक पहुंच सकें। तो साथियों, अभी तक हम निपुण भारत मिशन में जो लक्ष्य और समय सीमा की बात कर रहे थे 2026 और 27, वह भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा थी। चूंकि हम लोग देश के सबसे बड़े प्रदेश में निवास कर रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश, और वर्तमान में प्रदेश सरकार ने इस निपुण भारत मिशन को महत्वाकांक्षी लक्ष्य मानते हुए इसकी समय सीमा को 1 वर्ष पहले, भारत सरकार के लक्ष्य के 1 वर्ष पहले यानी 2025-26 तक पूरा करने का संकल्प किया। और उसी संकल्प के क्रम में हम लोगों ने इस मिशन के जो उद्देश्य हैं और इसकी जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए प्रयास भी प्रारंभ कर दिए और काफ़ी हद तक हम लोग इसमें सफल होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब चूँकि ये हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अपना जो लक्ष्य है उसे पूरा करना है, तो हम यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, यहाँ के जो शिक्षक हैं, किस प्रकार से इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। इस मिशन के अंतर्गत एक पूरी व्यवस्था को कवर करने का प्रयास किया गया है, अर्थात बच्चों के समझ को हम किस रूप में, किन विधाओं के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे और उसके लिए जो हमारा कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, कक्षा के वातावरण के लिए जो हमारी सामग्री है, शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री, उसके जो अन्य टूल्स हैं, चाहे वो भौतिक रूप से किताबों के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, उसको उपयोग करने वाले शिक्षकों का दक्षता,
प्रशिक्षण एवं उन तक किन माध्यमों से बेहतर हम लोग कंटेंट पहुंचाएं, ताकि उसके माध्यम से बच्चों का जो संख्यात्मक ज्ञान और भाषा कौशल है उस पर हम अधिक से अधिक फोकस कर सकें और उनका जो आउटपुट है वो हमारी निश्चित समय सीमा तक प्राप्त हो जाए। इसीलिए बाल वाटिका यानी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के साथ साथ कक्षा 1 से कक्षा 3 तक समस्त कक्षाओं में क्रमबद्ध रूप से इस लक्ष्य को पूरा करना है। तो अब आप आगे चलते हैं। मिशन के समग्र शिक्षा के भाग के रूप में छात्रों को उनकी मूलभूत शिक्षा पूरी होने तक या सीखने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल, यहाँ पर जो चर्चा है वो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण मॉड्यूल में शिक्षकों की पहले क्षमता को बढ़ाए जाने के लिए किस प्रकार से काम किया जाएगा, अर्थात शिक्षकों के लिए जो टूल्स हैं, चाहे वो संदर्शिकाओं के रूप में हो, चाहे वो ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से हो, या जो हमारे प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, डाइट है, ब्लॉक संसाधन केंद्र है, जो जनपद के प्रशिक्षण हमारे केंद्र हैं, उन पर विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजित करते हुए शिक्षकों का कौशल विकास करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करना है। इसी क्रम में प्रशासनिक रूप में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है उसको भी व्यवस्थित तरीके से लागू करने का प्रयास किया गया है। इस मॉनिटरिंग टूल्स में को 2 तरीके से हम लोगों ने डिवाइड किया है, विभाजित किया है। स्टेट की जो ढांचा है, हमारा जो राज्य शिक्षा का जो ढांचा है, उस ढांचे के अनुसार ही हमको इस मिशन में कार्य करना होता है और निश्चित रूप से इस ढांचे के प्रत्येक घटक को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस मिशन का जो उद्देश्य है उसे हमें पूरा करना होगा। तो ये मिशन जहां पर केंद्र हमारा विद्यार्थी है और उस विद्यार्थी को केंद्र मानते हुए इसकी जो कमेटी है वो किस प्रकार से कार्य करेगी और कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी क्या क्या भूमिकाएं होंगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों, हम लोग इस ढांचे के सबसे मूलभूत केंद्र बिंदु विद्यार्थी अर्थात बच्चा। ये विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इस प्रकार का एक सर्वे ये निकल करके आया कि बच्चे जो अपनी आयु संगत कक्षा के अनुसार जो उनका भाषा का ज्ञान है और जो गणित का ज्ञान है उसको उसके अनुसार अपनी समझ को विकसित कर पाएं। इसके लिए जो मॉड्यूल्स बनाए गए हैं वो प्री स्कूल से कक्षा 5 तक के शिक्षकों और शिक्षकों के जो उनके स्कूल के प्रमुख हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए, इसके लिए भारत सरकार की ओर से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम दोनों ही आयोजित किए गए। उसे निष्ठा के नाम से हम लोगों ने जाना और उस निष्ठा प्रशिक्षण में फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, जिसके माध्यम से जो ग्रेड 3 कॉम्पिटेंसी बच्चों को प्राप्त करानी थी, उसका प्रशिक्षण आयोजित किया गया। साथ ही साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ ही साथ एक समानांतर व्यवस्था में, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी हमारे इस मिशन का मुख्य उद्देश्य रहा है, तो इसके लिए बाल विकास विभाग को एक काउंटर पार्ट के रूप में इसमें सम्मिलित किया गया
और उस विभाग को विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी की एक समिति गठित करते हुए उनके जो विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्र हैं, ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो हमारे प्राथमिक विद्यालयों, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में स्थित हैं, उन पर पहले फोकस करते हुए ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र के जो सहायिकाएं हैं, संचालिकाएं हैं, कार्यकर्त्रियां हैं, उनको भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि वो न केवल पोषण के संबंध में, बच्चों के पोषण के संबंध में कार्य करें, बल्कि जब बच्चा उनके यहाँ पर आए, प्रवेश ले, तो उस पर खेल खेल के माध्यम से किस प्रकार से उसमें समझ विकसित हो, ताकि जब बच्चा हमारे प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करे तो उसे शिक्षा के कौशल, भाषा और संख्यात्मक ज्ञान की समझ विकसित हो सके। तो साथियों, ये जो आधारभूत संरचना है, जहाँ से हमें शुरुआत करनी है, उसको हम इस रूप में देख सकते हैं। और इसके लिए मैंने कहा कि समानांतर एक व्यवस्था चलती रहेगी, जिसमें सरकार के द्वारा शिक्षकों के सतत प्रशिक्षण और उस प्रशिक्षण के माध्यम से जो बच्चों का कौशल विकास है वो होता रहे। तो इसके लिए 100 डेज रीडिंग कैंपेन एक कार्यक्रम संचालित किया गया, जिसमें 100 दिन का लक्ष्य रखा गया ऐसे बच्चों के लिए जो कोविड काल में शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो चुके थे। उनके साथ कक्षा शिक्षण में 100 दिन का रीडिंग कैंपेन चलाकर उनको अपनी आयु संगत कक्षा के अनुसार भाषा ज्ञान और संख्यात्मक ज्ञान दोनों की समझ बनाने के लिए यह कार्यक्रम संचालित किया गया। तो साथियों, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, हम चर्चा कर रहे थे बच्चों की जो केंद्र बिंदु है। तो केंद्र तक पहुंचने के लिए उसके जो विभिन्न पैरामीटर्स हैं, यानी परिधि से शुरुआत करते हैं हम। परिधि यानी कि इस कार्यक्रम का जो बाहरी आवरण है, बाहरी क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, यानी कि हम राष्ट्रीय जो स्टीयरिंग कमेटी है, किस प्रकार से वहाँ से इसको संचालित करेगी, इसकी मॉनिटरिंग करेगी, और इसकी समय सीमा है, उस समय सीमा में क्या प्राथमिक स्तर के समस्त बच्चों द्वारा अपने संख्यात्मक ज्ञान और भाषाई कौशल को प्राप्त कर लिया। तो जो हमारा नेशनल मिशन है, उसकी राष्ट्रीय समिति है, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टेट लेवल पर वो इस योजना को संचालित करेगी। यानी जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का जो संचालन करने वाला काम है वो यहाँ की राज्य सरकार को निर्धारित करना है, और इसके लिए एक स्टेट स्टीयरिंग कमेटी गठित की जाएगी, और इसका एक स्टेट मिशन डायरेक्टर, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा, वो इसके हेड हैं, और जिनके माध्यम से निपुण भारत मिशन को ग्राउंड लेवल तक, यानी कि विद्यालय स्तर तक लागू कराया जाएगा। तो स्टेट कमेटी महानिदेशक महोदय स्वयं में इस मिशन को लागू करने के लिए जो राज्य का प्रशासनिक ढांचा है उसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे, यानी कि महानिदेशक महोदय विद्यालयों तक कैसे पहुंचेंगे, जनपदों में इसे जनपद स्तरीय समिति के माध्यम से लागू करते हुए फिर ब्लॉक स्तर तक, और ब्लॉक स्तर के बाद विद्यालय स्तर तक। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मिशन है उसमें डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी जो हमारे जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वो इसके सर्वे सर्वा होंगे। मुख्य विकास अधिकारी महोदय और जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का जो स्टेट में जो ढांचा है
वो जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन आता है। और चूँकि कुछ पार्ट हमारा माध्यमिक शिक्षा से भी जुड़ा रहता है, तो वहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक इसके जो सदस्य हैं। इसके अलावा समिति में विभिन्न विभागों के जो जिला स्तरीय अधिकारी, चाहे वो बाल विकास विभाग से हों, चाहे वो हमारे अन्य विभागों में, जैसे कि हम सहायता लेते हैं पंचायत राज विभाग, हम सहायता लेते हैं विकास विभाग, इस प्रकार से अलग अलग विभागों के जो हमारे अधिकारी हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके सम्मानित सदस्य होते हैं, जिनके विभिन्न बैठकों के माध्यम से और उनके उद्देश्यों की पूरी एक श्रृंखला उनके समक्ष रखी जाती है, ताकि इसको हम ब्लॉक लेवल पे और क्लस्टर लेवल पे सही से संपादित कर सकें। ब्लॉक लेवल पर संपादित करने से पूर्व जनपद स्तर पर इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाती है, जिसमें मुख्य भूमिका अपने प्रदेश में जो समन्वयक हैं, विभिन्न जिला समन्वयक, उसमें प्रशिक्षण, जिला समन्वयक प्रशिक्षण और उसके साथ साथ मेंटरिंग कैडर के रूप में जो हमारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो प्रशिक्षण की मुख्य इकाई है, वहाँ के जो डाइट मेंटर्स हैं, वो अलग अलग विकास क्षेत्रों में इसके सुपरविज़न के लिए, इसकी आवश्यकता आधारित जो हमारा प्रशिक्षण है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। उनके माध्यम से ब्लॉक स्तर पर फिर एक समिति जो है वो कार्य करती है, और ब्लॉक स्तरीय समिति में न केवल खंड शिक्षा अधिकारी जो इस प्रशासनिक व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था के मुख्य केंद्र बिंदु हैं, इसे ब्लॉक स्तर पर लागू कराने के लिए, उनके साथ साथ क्लस्टर लेवल पर संकुल शिक्षक के माध्यम से विद्यालयों तक पहुंच को हम सुनिश्चित कराते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा अधिगम क्षेत्र है, इसका जो मॉनिटरिंग पार्ट है, उसमें एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी कि एआरपी, प्रत्येक विकास क्षेत्र में एआरपी की अलग अलग भाषा कौशल के एआरपी नियुक्त रहते हैं। उनका और एक स्टेट रिसोर्स ग्रुप जिनके मार्गदर्शन मार्ग निर्देशन में एआरपी कार्य करते हैं, वो प्रत्येक विद्यालय के प्राथमिक स्तर पर भाषा और संख्यात्मक कौशल की पहुंच को बच्चों तक सुनिश्चित करने के लिए, उनका अधिगम स्तर का आकलन करने के लिए, उनके डेटा कलेक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। पूरी व्यवस्था में न केवल बच्चों का अधिगम स्तर और शैक्षणिक स्तर क्रमशः आकलन किया जाता है, बल्कि उनका पूरा डेटा कलेक्शन जिले स्तर के माध्यम से प्रदेश स्तर पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। किस प्रकार से कौन सा विद्यालय अपने कितने बच्चों के साथ निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, उसकी प्रति बच्चे के हिसाब से मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाती है। यह मॉनिटरिंग इस रूप में सहायक है कि हम अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को तय समय सीमा में प्राप्त करेंगे, अर्थात 2025-26 तक इसे प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो हमारा संकल्प है, उसी संकल्प में सर्वप्रथम निपुण विद्यालय होने के उपरांत निपुण विकास क्षेत्र, और निपुण विकास क्षेत्र होने के उपरांत निपुण जनपद, और निपुण जनपद होने के साथ साथ पूरा निपुण प्रदेश, क्रमशः इसकी घोषणा की जाएगी। तो मैं इस निपुण लक्ष्य के जो मुख्य घटक हैं, जो
आधारभूत घटक हैं, यानी कि विद्यालय का शिक्षक, उनकी विद्यालय प्रबंध समिति और बच्चों के अभिभावक, उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा करना चाहूँगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोई भी लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता, अभिभावक इस बात के लिए जागरूक न हो कि उनके बच्चों को आधारभूत संख्यात्मक ज्ञान और भाषाई कौशल की समझ विकसित हो गई। अर्थात प्रत्येक बच्चा न केवल विद्यालय के वातावरण से सीखता है, अपितु अपने घर और परिवार के, समुदाय के वातावरण से भी सीखता है। और वातावरण का जो प्रभाव है वो बच्चे के मस्तिष्क पर अधिकतम होता है, जो कि उसकी शैशवावस्था से लेकर के बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये बच्चा है, बच्चे के जो अभिभावक हैं उनको किस प्रकार से इस मिशन से जोड़ना है, उसके लिए जो विद्यालय के शिक्षक वो निरंतर विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की बैठकें करते हुए उनके बच्चों के इस मिशन के अंतर्गत क्रमशः भाषा और संख्यात्मक ज्ञान पर हुई प्रगति पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ उनके बच्चों का जो लक्ष्य प्राप्ति में कितना समय ले रहे हैं उस पर वो विचार विमर्श करेंगे और कहाँ कठिनाई आ रही है, बच्चे के साथ कौन सी चीज़ें समस्या के रूप में आगे आ रही हैं, उसका निवारण आपस में बैठ करके किया जाएगा। और इस विधा से, इस पार्टिसिपेशन से हम विद्यालय केंद्र बिंदु के जो बच्चे हैं उन पर और विद्यालय के वातावरण के साथ साथ शिक्षकों को आने वाली कठिनाइयों से भी परिचित होंगे और इस समस्या को एक क्लस्टर में संकुल शिक्षक के माध्यम से आपसी चर्चा पर चर्चा करते हुए इस पर कार्य किया जाएगा और लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय से हम लोग इस पर काम करेंगे। तो साथियों, मिशन के जो विभिन्न घटक हैं उनका जो उपयोग किस प्रकार से हम लोगों ने उपयोग करना है, इसके बारे में चर्चा किया है। इस मिशन के जो मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें भाषा और गणित, बार बार ये नाम मेरे द्वारा लिया गया है कि भाषाई दक्षता और गणितीय दक्षता। आखिर भाषाई दक्षता और गणितीय दक्षता है क्या और किस प्रकार से बच्चों में इनके प्रति जो न्यूनतम कौशल है वो प्राप्त किया जाना है। मैं न्यूनतम इसलिए कह रहा हूँ कि इतना प्राथमिक स्तर के बच्चे को आना अनिवार्य है। यही इस मिशन को लक्ष्य मान करके इसे पूरा करने का जो संकल्प लिया गया है उसके दिशा में हम लोग काम करेंगे। और तो इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। भारत सरकार ने जो 26 और 27 तक का जो समय रखा था उसके लक्ष्य स्लाइड पर आपके सामने हैं, लेकिन मैंने बताया था चूँकि राज्य सरकार ने 1 साल पहले ही मिशन के जो लक्ष्य हैं भाषा के और गणित के उनको पूरा करने का संकल्प रखा है, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। और चूँकि प्राथमिक स्तर से लेकर के कक्षा 3 तक के कक्षाओं को हमने इसमें टारगेट ग्रुप के रूप में चिन्हित किया है, यानी कि कक्षा 3 तक आयु जो है वो 3 से लेकर के 9 वर्ष, उन बच्चों पर हम फोकस करते हैं। तो हम ये पूर्व प्राथमिक के रूप में बाल वाटिका, यानी कि बाल वाटिका का जो लक्ष्य है वो क्या है उस पर चर्चा करेंगे। बाल वाटिका में जो स्टेट का फोकस ग्रुप है वो भाषा में, सबसे पहले हम भाषा पर बात करते हैं। भाषा में जो सूची निर्धारित की गई है, यानी कि बच्चे के सामने जो पढ़ने के लिए सूची रखी जाएगी उसमें 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को ठीक से पहचान लेना।
जब तक प्रत्येक बच्चा इस स्तर पर अपने भाषात्मक कौशल को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक हम निपुण लक्ष्य को पूरा करने की ओर, 100% पूर्ण करने की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि बाल वाटिका का जो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा बच्चा 2 अक्षर के 5 शब्दों को सही से पढ़ ले। इसी प्रकार फिर हम अगली कक्षा की बात करते हैं, यानी कक्षा 1 में। कक्षा 1 में 5 सरल शब्द। सरल शब्द कौन से होंगे? ऐसे सरल शब्द जो 2 अक्षर से बने होंगे, उनका जो वाक्य है वो बच्चा आसानी से पढ़ ले। फिर कक्षा 2 में जो बच्चों की पढ़ने का कौशल है, उसमें समय सीमा रखी गई, यानी कि 45 शब्द प्रति मिनट, यानी कि 60 सेकंड में वो बच्चा 45 शब्द बिना किसी बाधा के प्रवाह के साथ पढ़ लेता है। और पढ़ने के साथ साथ उस अनुच्छेद में जो उसकी समझ है, उसमें 75% प्रश्नों का भी उत्तर वो सही सही दे ले। तो ये जो लक्ष्य है भाषा का, वो हमारा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत तय किया गया है। और अंतिम जो कक्षा है, कक्षा 3, उस 3 में भी जो 45 शब्द कक्षा 2 में रखे गए थे, उसको बढ़ा करके 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से, यानी कि बच्चे की जो सामान्य स्पीड है, जो प्रवाह है, वो 1 मिनट में वो 60 शब्द बिना किसी बाधा के पढ़ ले और उस अनुच्छेद में जो निर्धारित किया गया है उसके 75% प्रश्नों का जवाब दे ले। यानी कि हमने कहा था भाषा में न केवल पढ़ना है, पढ़ने के साथ समझ भी बच्चे को होनी चाहिए, और उस समझ का जो विकल्प है उसे प्रश्न के उत्तर के रूप में आना चाहिए। तो भाषा के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वो बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 3 तक वो ये हैं। और आगे गणित की बात हम करते हैं। गणित में वो जो बाल वाटिका का हमारा लक्ष्य बच्चों ने भाषा में निर्धारित किया था, उसमें गणित में भी हम इसी प्रकार से 10 तक की संख्याओं को बच्चा पढ़ लेता है। यानी कि वो आराम से 10 की संख्या 1, 2, 3, 10 तक पढ़ ले, और दी गई संख्या में जो वस्तु है, उसकी आकृति है, उसका जो पहचान है वो पहचान कर ले। चौकोर है, लंबा है, गोल है, किस प्रकार से वो पहचान ले और उसको व्यवस्थित कर ले। इस प्रकार से हम कक्षा 1 में जब जाते हैं, तो कक्षा 1 में 1 अंक के जोड़ के जो है 75% प्रश्न वो बच्चा सही से हल कर पाता है। कक्षा 2 में जो इस मिशन के अंतर्गत निर्धारित किया गया लक्ष्य है, उसमें 99 तक की संख्या, जो यानी कि 2 अंक की संख्या जो 99 तक की होंगी, उसके जो है 75% अंकों को जोड़ करके उसका जो जवाब है वो सही से बता दे, तो वो निश्चित तौर पर कक्षा 2 के संख्यात्मक ज्ञान के लक्ष्य को पूरा किया हुआ माना जाएगा। इस प्रकार से कक्षा 3 में जो 3 अंकी संख्याएं हैं, उसके जोड़ और घटाव, यहाँ पर एक चीज़ और जुड़ जाती है, जोड़ने के साथ साथ घटाना भी बच्चे को 3 अंकीय संख्याएं 999 तक के अंकों की जोड़ और घटाव की संक्रिया जो है वो बच्चे को आनी चाहिए, और उसमें जो है उसका मूल्यांकन सही होगा जब वो 75% प्रश्नों का सही जवाब दे लेगा। ऐसे 2 से लेकर के 10 तक के गुणा और उसमें 75% प्रश्नों को सही से हल कर ले। तो ये लक्ष्य हमारे राज्य स्तर पर निर्धारित किए गए हैं। जो केंद्र स्तर पर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनका भी आपके सामने स्लाइड पर विवरण दिया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो हमारा मुख्य लक्ष्य बच्चों का संख्यात्मक ज्ञान और भाषाई कौशल है, उसको विभिन्न स्वरूपों में वर्गीकृत किया गया है और जिसे प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनके लिए जो विभिन्न प्रकार के टूल्स होंगे, उस टूल्स को, चाहे वो
तालिका के माध्यम से, चाहे पोस्टर्स के माध्यम से, चाहे शिक्षकों के लिए विभिन्न संदर्शिकाओं के माध्यम से और विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से जो टूल्स निर्धारित हैं उस पर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक इस मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग संकल्पित हों, कटिबद्ध हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला हमारे चैनल के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए शिक्षकों से चर्चा की कि निपुण भारत जैसा विषय जिस पर विस्तृत परिचर्चा आपने की, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के लिए विभिन्न विषयों पर उपलब्ध रहेंगे। साथियों, अगर आपकी इस विषय से या बेसिक शिक्षा विभाग के किसी भी विषय से जो शिक्षकों से संबंधित है, शिक्षण व्यवस्था से संबंधित है, कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है vinod.yadav.technicalteacher@gmail.com। साथियों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर पहले से किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।